नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। संविधान की हमने जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने जो बातें की थी, प्रस्ताव को लेकर बातें की थी और उसकी बैठक कितनी उसकी बैठक हो चुकी है, 1 2 3 बैठक के बारे में बात कर ली थी। उससे पहले हमने देखा था कि संविधान सभा गठित कैसे हुई थी, कितने मेंबर आए थे, कहाँ से कितने आए थे, मुस्लिम लीग के कितने थे, वो सब हमने पहली क्लास में बातें कर ली हैं। तो अब जो बातें करेंगे उससे आगे बातें करेंगे। तो फटाफट इसको जल्दी से जितना हो सकता है अपना शेयर करिए और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली अपडेट क्लास होती रहेंगी, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि जैसे ही क्लास आपकी अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लास्ट क्लास में हम जो बातें कर रहे थे तो हमने कहा था कि पहले हम थोड़ी सी अंबेडकर जी के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि जो हमारे जनक व जननीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें उनके बारे में कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और वो हार जाते हैं। जब वो बॉम्बे से चुनाव लड़े और हार गए तो उसके बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ते हैं। एक एक पॉइंट मैं लिख भी जाऊंगा, आपको यहाँ पे लिखता रहूंगा, आपको भी लिखना है। ठीक है, कोई समझ में ना आए या कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां पे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब ये मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव जीत जाते हैं। अब इनके सामने दो कठिनाइयां आती हैं। क्यों? जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, मतलब दोनों पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो वो जो इस स्थान से जीत कर गए थे वो स्थान पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। पूर्वी पाकिस्तान मतलब इनके पास दो ऑप्शन रहे, या तो ये अपना पद छोड़े, पहला ऑप्शन, या दूसरा कि ये पाकिस्तान में चले जाएं। अब इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में जाना तो ठीक नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, अपना पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस स्थान से चुनकर आए थे उसका नाम था जैसूर कुल्लूर। कौन सा? जैसूर कुल्लूर। तो वो पद तो उनका खाली हो गया। क्यों? वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब इनके पास तीसरा ऑप्शन क्या हुआ कि इन्हें दोबारा से चुनाव लड़ना है। अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारे संविधान बनाने में कितना महत्वपूर्ण रोल रहा। तो संविधान सभा के हमारे एक सलाहकार हुए हैं जिनका नाम है BN राव, पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव, जो हमारे संविधान बना उसके वे संवैधानिक सलाहकार है। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि अगर हमारा संविधान बनना है तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बिना यह लिखना असंभव है। तो उस समय उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री बॉम्बे के बीजी खैर, क्या नाम है? बीजी खैर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी समय बीजी खैर जो कि तत्कालीन बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे उनको एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि एक पद खाली करवाया जाए। बीजी खैर ने MR जायकर से बोला, MR जायकर, MR जायकर से कहा और MI जायकर अपना इस्तीफा देते हैं और जिस स्थान से अपना इस्तीफा देते हैं उस स्थान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुन लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां से चुन लिया जाता है। तो आपकी बातें समझ में आ गई। अब यहां से देखो, मैं जो आपको पॉइंट लिख रहा हूं वो आपको एरो बना के पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बातें चल रही है तो आप थोड़ा सा एक हेडिंग बना के उसमें लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये फिर मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं। जिस स्थान से जीते थे उसका नाम है जैसूर कुल्लूर। ठीक है, ये स्थान पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो इन्होंने क्या करा, अपना इस्तीफा दे दिया। BN राव, पूरा नाम लिख लेंगे बेनेगल नरसिंह राव। BN राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा
और बोला कि अगर हमारे संविधान को लिखा जाना है तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उसमें। ठीक है, 4 पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर, ये कौन थे, बंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री, बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनको पत्र लिखा। उनके पत्र लिखने के बाद एम आर जायकर ने, मैंने आपको बताया एम आर जायकर ने अपना इस्तीफा दिया। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो सदस्य कहां से चुने गए, तो वो चुने गए बॉम्बे से, क्योंकि जो बॉम्बे के प्रधान जो एम आर जायकर थे वो बॉम्बे से थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। जो फाइनली जो चुने गए वो बॉम्बे से चुने गए। तो ये सब लिखो फटाफट जल्दी से। फिर जो बातें करते हैं, थोड़ी सी बातें करेंगे हम इसके बारे में। बेनेगल नरसिंह राव, ये 3-4 पॉइंट है इनके बारे में महत्वपूर्ण, वो हम देखेंगे जल्दी से। इसको क्या करो, लिख लो। अब बात करते हैं बीएन राव के बारे में। बी एन राव, बेनेगल नरसिंह, इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट, पहली बात, ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं इनके बारे में, ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो फिर ये क्या थे, ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। कौन, संवैधानिक सलाहकार। इन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप तय किया, है ना, कि इसमें क्या लिखा, रूपरेखा, हमारे संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की, बेनेगल नरसिंह राव ने। अब इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से बनने वाले प्रथम जज बेनेगल नरसिंह राव, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से बनने वाले प्रथम जज यही थे। अब इन्होंने क्या करा, हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की, अब जो ये रूपरेखा तैयार करते थे उसको देखने के लिए ये सही है या गलत है, उस पर अपना स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम रखा गया प्रारूप समिति। और आप सब लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसके, प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति का एक नाम और था पांडुलेखन समिति, याद रह जाएगा। क्वेश्चन यहां पे कैसे बनेगा, क्वेश्चन यहां पे देखो 3-4 क्वेश्चन यहां पे बहुत अच्छे बनते हैं, साथ में हम क्वेश्चन लेके चलेंगे क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन देखो कि बेनेगल नरसिंह राव या बी एन राव हमारे संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, तो इस तरह से आपसे पूछेगा, तो सदस्य नहीं थे। दूसरा, बेनेगल नरसिंह राव कौन थे, संविधान सभा के सदस्य थे, संवैधानिक सलाहकार थे, कानून के ज्ञाता थे, इस तरह से, या फिर एक ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये आपसे पूछ लिया। प्रारूप समिति का एक अन्य नाम और था, क्या था, पांडुलेखन समिति। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप आराम से करके लेके जाएंगे। अब प्रारूप समिति जो बनी थी 29 अगस्त 1947 को इसकी गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका
गठन हुआ था प्रारूप समिति का। 7 इसमें सदस्य थे। मैं 7 सदस्यों के आपको नाम लिखा देता हूं, आप इसको जल्दी से लिखो फटाफट। सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसमें अध्यक्ष लिख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है भैया। फिर गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर। उसके बाद आपका मोहम्मद सादुल्ला, ये एक मुस्लिम लीग से है, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। तो 1 2 3। उसके बाद आपका के मुंशी, फिर टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी 1 2 3 4 5 6। एक के लास्ट आपका माधवराव, ठीक है। ये जो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपके अध्यक्ष है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। 7 इसमें सदस्य थे, हो गया। अब जो टीटी किसान, ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, ये टीटी कृष्णाचार्य को बनाया था। डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो फिर किसको बनाया गया था? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचार्य को बनाया गया था। तो ये सारा हमारा इसके बारे में है, प्रारूप समिति के बारे में। तो इसको फटाफट नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। जो हमारे संविधान की जो बैठक हुई थी वो 11+1 हुई थी, संविधान की बैठक। आपसे पूछा जाए कि संविधान के कुल अधिवेशन की अगर बात करें, कुल अधिवेशन 11+1, कहीं पे 11 मिल जाता है, कहीं पे 12। तो इसके कितने अधिवेशन हुए थे? 12। और 12वां कौन सा था? 24 जनवरी 1950 को इसका 12वां अधिवेशन हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान का 12वां अधिवेशन हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया है। अच्छा, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हमारे संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम लीग से महिलाएं थी, उसका नाम काफी बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस, उसका नाम क्या है? तो देखिए, पहले हम बात करें कुल महिला की, अगर बात करें कुल थी 15, प्रथम में थी 9, और जो हमारी मुस्लिम लीग से थी उसका नाम था बेगम अय्याज रसूल, ये थी मुस्लिम लीग से, ठीक है। तो एकमात्र मुस्लिम लीग से महिला कौन थी? बेगम अय्याज रसूल। चलिए, अब बात करें हमारा जो संविधान है वो 2 बार लागू हुआ है। एक तो 26 नवंबर 1949 को हुआ है, एक 26 जनवरी 1950 को हुआ है। जब 26 नवंबर 1949 को हुआ तो उस दिन हमारे 16 आर्टिकल, 15+1, 16 अनुच्छेद लागू हुए। अब 15+1 का क्या मतलब है? तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 15+1 क्यों करा है? देखिए, 15 नॉर्मल आर्टिकल थे, एक आर्टिकल था 394, अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो हमारे संविधान का शेष भाग है, मतलब जो बचे हुए आर्टिकल हैं, वो कब से लागू होंगे? वो 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। अब देखिए, इसके पीछे थोड़ी सी हिस्टोरी है। दिसंबर, जब आपका 1930 दिसंबर में, 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय
घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम अपना क्या बनाएंगे, गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा हुई कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष 26 जनवरी को प्रतिवर्ष हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब हमने जो संविधान जब जो लागू तो 15 अगस्त 1947 को हो गया, हमारा देश तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो फिर हम 26 जनवरी को कैसे भूल जाए? तो लक्ष्मीमल सिंघवी उस समय कानून के संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा कि ठीक है 26 जनवरी को हम कैसे भूल सकते हैं, तो 26 जनवरी को कुछ अपना संविधान लागू कर दीजिए। लेकिन संविधान तो पहले ही लागू हो चुका था, 15+1 16 आर्टिकल हमने लागू कर दिए। तो 16वें आर्टिकल में फिर लागू करने में क्या लिखा गया कि जो हमारा बचा हुआ शेष भाग है संविधान का, वो 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, अपना लागू करेंगे। तो इस वजह से हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा शेष संविधान लागू हुआ। अब बात यहां पे फंसी कि 26 जनवरी को तो हमने अपना लागू कर दिया, उसको हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मना लिया, 15 अगस्त हमारा संविधान दिवस हो गया। अब 26 नवंबर को कैसे भूल सकते हैं भाई? 26 नवंबर को भी तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बार तो 26 नवंबर को ही हुआ हमारा संविधान लागू। तो 26 नवंबर को जो 16 आर्टिकल हुए थे, इसको कैसे भूल जाए? तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने फिर एक सुझाव दिया कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इस दिन को 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने का सुझाव किसका था, तो मैंने कल उसका लक्ष्मीमल सिंघवी का सुझाव था कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाएं। तो ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब ये सारा नोट हो गया होगा आपका, मैं इसको मिटा देता हूं। ये आर्टिकल याद रखेंगे 394 में लिखा गया था कि ये जो शेष हमारा संविधान का पार्ट है वो कब लागू होगा, 26 जनवरी। ठीक है, अब जब इसकी बैठक थी अंतिम, वो आपकी कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। तो उसमें जो लोग उपस्थित थे वो कितने थे, 284। कई क्वेश्चन यहां पे आपके बनते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं, आपकी नॉलेज में भी होने चाहिए। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, उपस्थित सदस्य लिख लीजिए 284। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, उसमें उपस्थित सदस्य थे 284। उसमें जब हस्ताक्षर हो रहे थे तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और पूछ सकता है कि 15 अगस्त यानी कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन बंटवारा भी हुआ था। 14 अगस्त को तो बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान बन गया था। तो 15 जो मेंबर थे मुस्लिम लीग के या जो लोग उधर जाना चाहते थे वो उधर चले गए। तो आपसे पूछ सकता है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य रह गए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 389 का आंकड़ा हमने ले लिया था। जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, विरोध किया, तो 324 लोग इसमें रह गए थे, 324 में से। लेकिन जब हमारा पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान मतलब 15 अगस्त 1947 को
324 में से 299 लोग रह गए थे और फाइनली कितने आए थे? 284। ये 284 कब आए थे? जब आपकी अंतिम बैठक थी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब आपको जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ाता हूँ या कराता हूँ वो आपको खुद से भी बनाने हैं। जैसे मान लो कि क्या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्वेश्चन बना के देखिए, प्रैक्टिस करिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हल करने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि संविधान सभा के कार्य। देखिए आपको पता है कि जो हमारी राज्यसभा है, लोकसभा, वो बाद में अस्तित्व में आई, क्योंकि उससे पहले तो हमारा संविधान संशोधन 1951 में कर दिया गया था। लेकिन जो आपकी राज्यसभा या लोकसभा गठित हुई थी वो 52 में ये सब गठित हुई। तो उससे पहले कैसे कैसे इसका कार्य हुआ, कैसे में संशोधन हुए, किसने संशोधन करे, कौन उनके अध्यक्ष बने, मावलंकर कौन रहे, ये सब हम बहुत सारी बातें अभी इसमें रह चुकी हैं। तो वो सब बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करो, जहां पे हो सकता है फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उनका अपने स्टेटस पे लगाइए। ठीक है ना, और क्लास अच्छी लगे भैया लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके जाना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन है आपका या कहीं से आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको जो पढ़ाया जाता है उसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको खुद भी बनाना है वो अच्छी बात है, और वहां पे भी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। फेसबुक पे भी है हमारा अंकित एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है, तो वहां पे भी आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए अच्छे से और अपने लक्ष्य को अचीव करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।